नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात भारत चीन सीमा विवाद की करेंगे। सोमवार रात को चीन और भारत के बीच हुई झड़प के बाद राजनीतिक और सामरिक हलचल तेज हो गई है। भारत के साथ ही चीन को भी इस झड़प में काफी नुकसान उठाना पड़ा। रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक के बाद अब पीएम ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। भारत और चीन की जो झड़प हुई है उसके बारे में तो एलएसी पर यह झड़प हुई है। 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं। चीन के साथ बातचीत करने के लिए कर्नल संतोष बाबू गए थे, वो भी शहीद हुए हैं। चीनी सेना को भी भारी नुकसान की खबर है। चीन के कमांडर की मौत हुई है। एलएसी पर 35 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं, यह दावा किया है एक अमेरिकी मीडिया ने। चीन विवाद के बीच रक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की यह बैठक हुई है। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, यह रक्षा मंत्री ने कहा है। देश को अपने शहीद जवानों पर गर्व है। पीएम ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री से बातचीत भी की है। रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। भारत चीन सीमा के सभी पोस्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। भारत चीन सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की अपील यूएन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की गई है। और एलएसी पर हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, देश के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और हमें अपने जवानों की शहादत पर गर्व है। देश इन जवानों का बलिदान कभी नहीं भूलेगा। गलवान में जवानों की शहादत से देश दुखी भी है। देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उनके परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और चीन के साथ सीमा पर तनाव है, लेकिन देश में सियासत भी पीछे नहीं। भारत चीन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। और आखिर क्या हुआ सोमवार की रात भारत चीन बॉर्डर पर, उस घाटी में? आपको उस रात की पूरी कहानी बताते हैं। चीन यानी ड्रैगन, जो पीठ पीछे साजिश रचने में माहिर है, उसकी कथनी करने में कितना फर्क है यह दुनिया जानती है। लद्दाख की सरहद पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे भारत चीन सेना के बीच तनाव खूनी हो गया। यहाँ भी चीन ने धोखा दिया, अपनी बात से मुकर गया, बातचीत की मर्यादा नहीं रखी और साजिश रचकर खूनी खेल को अंजाम दिया। चलिए आपको सोमवार की उस रात के झड़प की बात बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल चीन भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में यह साफ हो गया था कि 15 जून को सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी, लेकिन इस सहमति को चीन की सेना ने नहीं माना। भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मोड़ में नहीं दिखी। चीन की सेना जानबूझकर टाल मटोल करने लगी। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया। लाठी, पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। करीब 3 घंटे तक यह झड़प चली। भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। 43 चीनी सैनिक के हताहत होने की खबर है। अभी भी तनाव बरकरार है। चीन का विदेश मंत्रालय झूठा आरोप भारत पर ही मढ़ रहा है कि उसने सीमा का उल्लंघन किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। Recently, 2
ease the border situation, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels. हालांकि अभी भी लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष को लेकर पूरे भारत में चीन को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। लोग चीन के सामान के बहिष्कार के अलावा सरकार से अपने अपने जवानों की शहादत का बदला लिए जाने की मांग कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, धर्मशाला, कानपुर, पटना की तस्वीरें, जहां लोग बाहर निकले हैं, प्रदर्शन किया गया है, चीनी राष्ट्रपति के पुतले फूंके गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें 5 जगहों की, चीन के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको देश में कहां कहां लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, धर्मशाला, कानपुर, पटना की ये तस्वीरें आपके सामने। और दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से भी चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की गई। प्रदर्शनकारियों ने चीन के दूतावास के सामने प्रदर्शन करने की भी कोशिश की। इधर चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा के लाल दीपक सिंह शहीद हो गए। जैसे ही इसकी सूचना रीवा के मनगावा थाना इलाके के फरीदा गांव में पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ गई। दीपक की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि दीपक की शादी नवंबर 2019 में हुई थी और उसके बाद दीपक शादी के बाद अपने परिवार को छोड़कर अपनी तैनाती के लिए रवाना हो गए थे। इससे पहले कि वो वापस आते, छुट्टी पर आते, ये खबर, दुख भरी खबर उनके घर पहुंची। और एलएसी पर चीन के साथ तनातनी में कांकेर के जवान गणेश कुंजाम भी शहीद हो गए। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की चालबाजी को नाकाम करने के लिए गणेश कुंजाम ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गणेश कुंजाम के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके गांव कुर्रा टोला में मातम पसर गया। शहीद के पिता और गांव वालों ने अपने लाल की शहादत को सलाम भी किया, गर्व भी जताया और अपना दुख भी जाहिर किया। गुरुवार को शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा और पूरे राजकीय सम्मान के बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के रहने वाले थे। शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां के मुताबिक उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒకడే బాబు నాకు. और इन सब के बीच जबलपुर से मिल रही है बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए मांग की गई थी, अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ साफ इनकार कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाईकोर्ट किसी तरीके का दखल नहीं दे सकता, ये अदालत ने साफ किया है। इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा, उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी और याचिका में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों की कम संख्या का हवाला दिया गया था। 230 कुल विधायक हैं, उसमें से 24 विधायक नहीं हैं, यही हवाला उसमें दिया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने तर्क दिया है, राज्यसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में विधायकों के रिक्त पदों का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हुए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को स्वीकार करते हुए
जो हमारी प्रारंभिक आपत्ति थी कि अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 80 की अगर कोजॉइंट रीडिंग की जाए, ऐसे में ये याचिका स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नोटिफिकेशन हो चुका है और प्रक्रिया में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने इस रीजनिंग को मानते हुए ये याचिका खारिज की है। अब 19 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, और क्या कुछ साफ किया गया? हालांकि इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि विधायकों के रिक्त पदों का कोई आधार चुनाव से जुड़ा हुआ है नहीं। प्रतीक, देखिए, बिल्कुल काफी कुछ स्पष्ट आज इस याचिका की सुनवाई के बाद हो गया, जो कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे याचिका को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ है। मूल रूप से इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने तर्क दिया था। पहला तो कोरोना संक्रमण काल का दिया था और दूसरा ये कहा था कि विधायकों की संख्या जो है वो कम है। लेकिन तर्कों को सुनने के बाद निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में विधायकों के रिक्त पदों का कोई भी आधार नहीं है। दूसरी ओर, एक बार अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो कोई भी अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और ये न्याय दृष्टांत तमाम एपेक्स कोर्ट के मौजूद हैं। यही एक मूल वजह, सबसे बड़ा आधार था कि याचिका को ज्यादा सुनवाई के लिए नहीं रखा गया और उसे खारिज कर दिया गया। बेशक तमाम दलीलें इनकी मौजूद थी कि करीब 24 विधायक जो है उनके जो पद हैं वो रिक्त हैं, ऐसे में उनका रिप्रेजेंटेशन अभी जो राज्यसभा इलेक्शन है उसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन कानूनन तौर पर अगर समझा जाए तो इलेक्शन कमीशन के किसी नॉर्म्स में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, जिस वजह से याचिकाकर्ता को जो लाभ है वो हाईकोर्ट से नहीं मिल सका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक जानकारी दे रहे थे। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हुई थी। कांग्रेस के प्रभारी जो बनाए गए हैं मुकुल वासनिक, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, फूल सिंह बरैया, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया है और क्या अब ये तय माना जाए कि कांग्रेस किसी भी हसरत भरी निगाह से सपा, बसपा और निर्दलियों की तरफ ना देखे या अंदर खाने कुछ और? अनुराग, देखिए, जिस तरह के चुनाव को लेकर रणनीति कांग्रेस अपना रही है उसमें उम्मीद इस बात को लेकर थी कि आज सभी सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक उसके पाले में आएंगे, क्योंकि हर बार जब भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती रही है उसमें तमाम ये लोग मौजूद रहे। लेकिन अब जो है जिस तरीके के सियासी समीकरण बदले हैं उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है। सपा बसपा भी किस तरफ जाएंगे इसको लेकर अभी असमंजस के हालात है और ऐसे में कांग्रेस की मुश्किल इसी बात को लेकर है कि जो जरूरी आंकड़ा है, यदि हम बात करें तो 92 विधायक कांग्रेस के पास मौजूद है और यदि 7 जो सपा बसपा और निर्दलीय विधायक है, इस तरीके से 99 विधायक हो जाते हैं। लेकिन अभी भी 5 विधायकों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, जो बेहद मुश्किल है। लेकिन अभी भी क्योंकि काफी समय बाकी है, किस तरीके का गणित बिठाया जा सकता है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर मंथन किया जा रहा है। आज की बैठक में भी इसी बात को लेकर चर्चा हुई है कि सही आंकड़े कांग्रेस के पास क्या होंगे। कल जब विधायक दल की दूसरी बैठक होगी तो उसमें तय किया जाएगा कि कितने विधायक दिग्विजय सिंह के पक्ष में और कितने विधायक फूल सिंह बरैया के पक्ष में वोटिंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट रहा वो अनुराग बता रहे थे। रानी के बहाने महाराज पर निशाना, कांग्रेस ने महल गेट के बाहर पोस्टर लगाया है। पहली बार रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर यह पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए श्रद्धांजलि दी गई है। सिंधिया पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है। एक और खास बात कि पवैया के पोस्टर से भी सिंधिया की तस्वीर गायब है। बीजेपी में आने के बाद भी पवैया के पोस्टर से सिंधिया गायब हैं। ये सबको चौंका रहा है। बलिदान दिवस मेले पर जयभान सिंह पवैया के पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर में मोदी, शिवराज, सांसद शेजवलकर, इन सभी की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो नदारद हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, दो प्रमुख बातें कि
कांग्रेस इसी बहाने कम से कम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद कर रही है और पवैया के पोस्टर से सिंधिया गायब हैं। बहुत जल्दी तो नहीं छपवा लिए थे उन्होंने पोस्टर, सुशील? बिल्कुल, देखिए ललित, आज जो यह देखने के लिए मिला है वो यही है कि रानी के बहाने महाराजा पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं महलगेट इलाके में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान दिवस पर उनकी शहादत के लिए श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है कि रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस पर जो है कांग्रेस ने शहर में बैनर पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि इस बार सिंधिया कांग्रेस के खेमे में नहीं है। यही वजह है कि सिंधिया पर निशाना साधने के लिए उन्होंने महलगेट इलाके में रानी लक्ष्मीबाई के पोस्टर लगाए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पोस्टर है वो फोटो है आयोजन समिति के जयभान पवैया जो बलिदान दिवस मेले का आयोजन करते हैं, उनके जो पोस्टर है उन पोस्टरों से भी सिंधिया की तस्वीरें गायब है। उनमें सिर्फ नरेंद्र मोदी, इसके अलावा स्थानीय सांसद विवेक शेजवलकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा हुआ है, उससे भी सिंधिया गायब है। तो कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान स्थितियां चल रही है उसमें सिंधिया को जो है चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के दूसरे गुट हो जो परंपरागत तरीके से उन पर निशाना साधते रहे हैं। तो अब जो है पोस्टर की राजनीति लगातार चल रही है और उपचुनाव के मद्देनजर ये ज्यादा ही नजर आ रही है इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे। पोस्टर पॉलिटिक्स, रानी के बहाने महाराज पर निशाना। इधर उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर वीडियो वॉर शुरू हो गया है। हालांकि पुराने वीडियो को लेकर वैसे ही बवाल मचा हुआ है, अब नए वीडियो भी सामने आ गए हैं। ताजा वीडियो वॉर में कांग्रेस ने फिल्म मणिकर्णिका के सीन के जरिए सिंधिया परिवार पर हमला बोला है और कमलनाथ को फिर से सत्ता का असली हकदार बताया है। सिंधिया राजद्रोही, कायर। लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूं? आप चाहो तो मेरा किला रख लो। जब तक ये दंगे खत्म नहीं होते मैं लंदन चला जाता हूं। मातृभूमि यानी कि मां, जो अपनी मां का सौदा कर ले वो मर चुका है और मैं मुर्दों पर तलवार नहीं उठाती। निकल जाए यहां से। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, सारे रजवाड़ों को संदेश लिखा जाए कि ग्वालियर में फिर से स्वराज्य होगा, स्वधर्म होगा। तो आने वाले दिनों में आपका एंटरटेनमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक लिखित शिकायत दी है। ये शिकायत एक वीडियो ट्वीट करने, एडिटेड वीडियो था ये, इससे ट्वीट करने के आरोप में दी गई है। शिकायत में राहुल गांधी के वीडियो को एडिटेट करने का आरोप है। उन्होंने एमपी नगर थाने पहुंचकर ये शिकायत दर्ज करवाई है। उनके साथ पीसी शर्मा, जयवर्धन सिंह समेत कई कांग्रेस नेता यहां पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मेरे खिलाफ एफआईआर की गई वैसे ही शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आगे न्यायालय का विकल्प खुला है। न्यूज़ पर युद्ध, ये तो फैक्ट्री चलाती है भारतीय जनता पार्टी। तो सर, आपने अभी रिपोर्ट में पुलिस ने क्या कहा आपसे? करेंगे एफआईआर? मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर बड़ी बात होती है। करना चाहिए। जब मेरे खिलाफ हुई है, जब भूतपूर्व खिलाफ हुई तो वर्तमान खिलाफ भी होना चाहिए। तो सर, आपने क्या बात कही है? आपका मुद्दा क्या है? सर, ये अविनाश, ये भी है सर, एफआईआर में आपने क्या मुख्य बात है जो आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? इस तरफ यदि एडिटेड वर्जन को अगर किसी ने सोशल मीडिया पे डाला है और किसी ने जिस वीडियो का उल्लेख करके एफआईआर दर्ज की गई है, हम उसी प्रकार का वीडियो जो शिवराज सिंह जी ने ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था, राहुल गांधी जी का वीडियो था, हम उसी को आधार बना के आज यहां पर एफआईआर की मांग करेंगे।
और दिग्विजय पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह आज थाने गए, कुछ दिनों बाद जेल जाएंगे। अब वो जनता की अदालत में हैं। झूठा वीडियो लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिग्विजय पहुंचे हैं। एफआईआर दर्ज कराना है तो राहुल गांधी के खिलाफ कराओ, एफआईआर करवाना है तो कमलनाथ के विरुद्ध करवाओ। 15 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को लूट लिया है। को बधाई देना चाहता हूं कि वो थाने गए, कुछ दिन बाद जेल भी पहुंच जाएंगे। इस बात को समझ लेना चाहिए राजा दिग्विजय सिंह को कि वो राजा का मुगालता पद छोड़ देना चाहिए। अब वो जनता की अदालत में है और जनता की अदालत में बोले जाने वाला झूठ भी अपराध की श्रेणी में आता है। उनने शिवराज जी के वीडियो में काट छाट करके वायरल किया, ट्विटर पे हैंडल पे डाला और फिर उसको वापस करे, उससे गो बैक हुए, वापस भागे। तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरे से गलत हुआ, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर हुई। आज वो झूठे वीडियो लेकर एफआईआर दर्ज कराने चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, अगर आप में दम है तो एफआईआर कराओ राहुल गांधी पर, जिसने भरी किसानों की सभा में ये कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। एफआईआर करना है तो कमलनाथ पर कराओ, जिसने ये वादा किया था कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। एफआईआर कराना है तो भी कमलनाथ सरकार पर कराओ। क्या बेटियों के कन्यादान का पैसा कौन खा गया? इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता किसान कर्ज माफी का वचन पूरा करते। हमारे मन को अच्छा लगता कि अगर वो किसानों के साथ 2 लाख रुपए का जो कराते, और ज्यादा मन को अच्छा लगता कि बेरोजगारी भत्ता देने का नौजवान को जो धोखा दिया गया, उस धोखे की एफआईआर कराते। कन्यादान योजना पे धोखा दिया, बेटी को लैपटॉप स्कूटी देने का धोखा दिया, इन पे अगर वो कराते तो ठीक लगता। अब ये तो राज्यसभा चुनाव है, चुनाव के बाद फिर आपको 6 साल अंतर ध्यान में ही मिलेंगे। वो सर हमेशा चुनाव के पहले ऑडियो वीडियो वॉर होता है। अभी 3-4 ऑडियो आ गए, फिर वीडियो आने लगे। हमेशा चुनाव के पहले क्यों आते हैं सर? उसके कभी बीच में कभी नहीं आते? आपके लिए उसका सवाल का जवाब ही आपके पास है। आपने सवाल में ही जवाब छुपा हुआ कि चुनाव की वजह से आते। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से मिल रही है। राज्यपाल लालजी दास टंडन की हालत गंभीर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर ने यह जानकारी दी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है। मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर ने यह जानकारी दी है। हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। राज्यपाल लालजी टंडन उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिति स्थिर बनी हुई है। हम सभी उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। नहीं खुलेंगे श्रमोदय विद्यालय, ये एक और अहम खबर आपको बता दें। गुना से ये बड़ी खबर, कमलनाथ सरकार की एक और योजना निरस्त कर दी गई है। श्रमोदय विद्यालयों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। 6 जगहों पर ये आवासीय विद्यालय खुलने थे। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए ये विद्यालय थे। गुना, छिंदवाड़ा, शहडोल, छतरपुर में ये प्रस्तावित थे। छतरपुर, रतलाम, रीवा में भी स्वीकृति मिल चुकी थी। तत्कालीन श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इन्हें स्वीकृत कराया था। श्रम मंत्रालय ने अब इन्हें निरस्त करने के आदेश दे दिए। खबर भोपाल से, पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग पहुंचे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर। अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं और उनके साथ तकरीबन 200 समर्थक हैं। वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह
मौजूद रहेंगे। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तुलसी सिलावट के समर्थकों के भाजपा ज्वाइन करने, भाजपा में शामिल होने से ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह दत्ती, कल उनकी भी तस्वीरें सामने आई। अब पहुंचे हुए हैं हरदीप सिंह डंग, उनके साथ तकरीबन 200 लोग और हैं उनके समर्थक। हालांकि जो पूर्व विधायक हैं वो पहले ही शामिल हो चुके हैं। अब अपने समर्थकों को भाजपाई बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।